गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पर्यावरण के बारे में बात करी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारा टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये प्राइमरी टू अपर प्राइमरी हर बच्चे के लिए यूजफुल है ये वीडियो, तो हम सभी मिलके इसको देखेंगे और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करेंगे। कल हमने स्थल मंडल की बात की थी। स्थल मंडल में हमने बताया था कि हम जिस पे रह रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे हम रह रहे हैं, जिसमें नदी, नाले, पठार, सारी चीज़ें स्थल मंडल का पार्ट थी। आज हम पूरे अर्थ के बारे में बात करेंगे। अर्थ के अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसकी डेप्थ के बारे में बात करेंगे कि हमें ऊपर से तो ये ऐसी दिखती है जिसपे नदी, नाले, पहाड़ है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। ये किस किस चीज़ से बनी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आओ हम डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, हमारी पृथ्वी के अंदर। नाम से ही प्रतीत हो रहा है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमें डाउनवर्ड बात करनी है कि नीचे क्या है। पृथ्वी के ऊपर की चीजें हम देख रहे हैं, हमारे नीचे क्या है उसके बारे में। कौन कौन सी चट्टान है, कैसी कैसी चट्टान है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है चट्टानों का। एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान के कैसे परिवर्तित होती है। वो सारे टॉपिक्स आज इस हमारी पृथ्वी के अंदर में डिस्कस किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इसके बारे में हम घर से पढ़ो कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बना सकेंगे इन वीडियोज से। तो हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी, तो ये हमने हमारी अर्थ का एक फोटो बनाया है। पृथ्वी हमारा, आप सब जानते ही होंगे कि हमारे जितने भी ग्रह वो रोटेशन करते हैं, वो गतिशील है, वो सूर्य के सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपने कभी ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा। तो उन ज्वालामुखी किसको कहते हैं? पृथ्वी के अंदर से गैस का जो मतलब एक लावा भी, साथ में गैस भी, धूलकण भी, और उसके साथ साथ वो जो भी लावा है वो पृथ्वी के ऊपर आता है, तो वो मतलब निरंतर ज्वलनशील रहता है। तो वो परिवर्तन है, वो आंतरिक परिवर्तन है पृथ्वी का। बाह्य परिवर्तन जैसे बाढ़ भी परिवर्तन है। आज एक एरिया में बाढ़ आ गई तो उसकी सारी मिट्टी नीचे वाले एरियाज में चली जाती है। तो ये सारे जो परिवर्तन, आंतरिक और बाहरी परिवर्तन जो होते रहते हैं, किसी पर्वत का निर्माण होना, ज्वालामुखी का निर्माण होना, पठार का निर्माण होना, ये सारे के सारे एक परिवर्तन का पार्ट है। और ये किसके कारण है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण। कि पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन कौन सी हलचल होती रहती है, कौन कौन सी लेयर में क्या क्या बनता रहता है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती रहती है। आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि जापान में बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो जापान में भूकंप क्यों आते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी हमारी अंडाकार है। एक लेयर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्याज देखा होगा हमने घरों में, ये प्याज नुमा एक आकृति है। अलग अलग लेयर, प्याज में अलग अलग लेयर होती है ना, तो इसके अंदर भी अलग अलग लेयर है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। सबसे ऊपरी परत कौन सी होगी? जिसमें हम खेती करते हैं, जो हमें दिखाई देती है, सबसे ऊपर प्रॉपर्टी, जो मुलायम भी होती है, कहीं कठोर होती है, कहीं बालू होती है, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन उसमें मनुष्य की सारी क्रियाकलाप, सभी क्रियाकलाप, या मनुष्य के लिए खेती बाड़ी, पशुओं के लिए चारा, ये सारी चीजें किसके कारण संभव है? पृथ्वी की ऊपरी परत के कारण।
ये सबसे पतली परत होती है। इसको अलग अलग बताया गया कि ये जो हम महाद्वीप के ऊपर रहते हैं, हमारे आप जानते हो कि हमारे 7 महाद्वीप हैं, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो जहाँ महाद्वीप के ऊपर हम ऊपरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इसकी रेंज बताई है इन्होंने 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक मोटी है। अब 35 किलोमीटर लिख दिया तो आपको लग रहा होगा कि पृथ्वी कितने अंदर तक है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और महासागर की ये तो है महाद्वीप का, महाद्वीप के अंदर, और महासागर में भी जो हमारा जलमंडल है, हमने कल बात की थी जलमंडल के बारे में, जितने भी हमारे महासागर हैं उनके अंदर इसकी प्रॉपर्टी की जो मोटाई है वो हमारी 5 किलोमीटर तक की है। यहाँ ये कम होती जाती है तभी हमारे महासागर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ इसकी लंबाई होगी 35 किलोमीटर के आसपास, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे तो इसकी मोटाई घटती जाएगी। आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 35 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 किलोमीटर। इसमें अलग अलग एलिमेंट्स भी होते हैं, अलग अलग खनिज भी होते हैं जिनके कारण ये प्रॉपर्टी बढ़ती है। हमारा महाद्वीप में मोस्टली हमारे उसमें कहते हैं हम इसको सिलिका, इसमें कहते हैं इसको सिलिका, जो प्रॉपर्टी है इसको क्या कहते हैं, इसमें हमारा सिलिका किस किस का कंपोजिशन होता है, सिलिका का और एल्यूमिनियम, और हमारा जो महासागर की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारा होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, प्लस मैग्नीशियम। तो ये हमारा प्रॉपर्टी की अलग अलग कंपोजिशन है। महासागर में तो हमारी सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, और महाद्वीप में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है जिसपे हम रह रहे हैं। ये कंपाउंड ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें चित्र में भी दिखाया गया है कि महासागरीय प्रॉपर्टी और महाद्वीप प्रॉपर्टी, यहाँ ये लेयर ज्यादा बड़ी है, यहाँ ये महासागर में ये लेयर छोटी है। यदि हम गहराई की बात करें तो इन्होंने एग्जांपल दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में एक खान है, डायमंड की खान है, उसकी गहराई केवल हमारी 4 किलोमीटर तक की है। कि हमने ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वहां तक भी हम नहीं गए हैं, वो भी 4 किलोमीटर तक जमीन के अंदर हमारी खान है। मैक्सिमम जो डेप्थ है, तेल की खोज में हमने 6 किलोमीटर तक गहराई तक हमने उसको खोद पाए हम। मतलब हम खोदने के हिसाब से देखो तो हमने ये चीजें 6 किलोमीटर तक हमारी मैक्सिमम डेप्थ है, इसके नीचे हम नहीं जा पाए। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे दूसरी लेयर होती है, इसका नाम है मेंटल, इसका नाम है मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत, इसकी सबसे आंतरिक जो परत होगी वो है क्रोड, क्रोड जिसकी आर्क 3500 किलोमीटर तक है, जिसकी आर्क 3500 किलोमीटर तक। यहाँ जो कंपोजिशन है, जैसे सिलिका प्लस मैग्नीशियम हमने महासागर में बताया, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम हमने महाद्वीप में बताया, वैसे यहाँ की जो कंपोजिशन है वो उसको बोलते हैं निफे, निकिल प्लस फेरस। यहाँ की जो कंपोजिशन है वो है निकिल प्लस फेरस।
यहाँ जो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाएंगे, तो हमारा जो तापमान है, उसमें वृद्धि होती रहेगी। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे उसमें हमारी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जो हम अंदर तक आएंगे तो टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम पे होगा। तो यहाँ की जो प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ की जो निकेल और फेरस है, ये सारी की सारी लिक्विड फॉर्म में है। अब आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये सारी की सारी लिक्विड फॉर्म में, ऊपर की प्रॉपर्टी हमारी सॉलिड फॉर्म में है, नीचे की जो प्रॉपर्टी है हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग की, वो हमारी लिक्विड फॉर्म में है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं उनके बारे में। सबसे निचला भाग जो है वो आंतरिक क्रोड है, उसके बाद है सीमा, उसके बाद है अपना मेंटल, क्रोड मेंटल, उसके बाद है मेंटल, और उसके बाद है प्रॉपर्टी। हमें पता कैसे चलता है कि हमारे आंतरिक भाग में क्या क्या कंपोजिशन है, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी है वो अनेक प्रकार के सेल से बनी हुई है। मतलब वो किससे बनी हुई है? चट्टानों से बनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से। पृथ्वी की प्रॉपर्टी के बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो भी हमारी जो प्रॉपर्टी बनी हुई है उसके जो बड़े से पिंड को, मतलब बड़े से बड़े गोले को या स्लेट नुमा आकृति को या किसी भी प्रकार की उसकी आकृति है, उसका आकार बड़ा होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये कोई भी प्राकृतिक नेचुरल उससे बना हुआ कोई भी पिंड सेल कहलाता है। इसका आकार, रंग और इसकी जो कंपोजिशन की प्रोसेस है, जो गठन की प्रक्रिया है, वो अलग अलग हो सकती है। हमारी जो मेन इन्होंने जो सेल बताई है वो 3 सेल बताई है। अब हम पृथ्वी के अंदर जो सेल है उनके बारे में बात करेंगे। एक बताई इन्होंने आग्नेय सेल, दूसरी बताई इन्होंने सेडिमेंट्री अवसादी सेल, और तीसरी बताई है मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरिक सेल। हमने टॉपिक में सबसे पहले बात की थी ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी जब हम अंदर से हमारा जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ये पृथ्वी के ऊपरली प्रॉपर्टी पे आके ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जम जाता है, ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा तो ये कहलाएगा आग्नेय सेल्स। कौन सी सेल्स कहलाएगा? आग्नेय सेल्स। इनको हम प्राइमरी सेल्स भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। मतलब वो अंतर्वेदी वो सेल्स होती हैं कि जो अंदर के अंदर, जैसे हमारा लावा आया अंदर से जो आया और वो कहीं किसी चट्टान के रूप में पृथ्वी के अंदर ही वो जम गया, उसको कहते हैं अंतर्वेदी सेल्स। और बहिर्वेदी सेल्स उसको कहते हैं कि जो लावा बाहर आया और बाहर आके जम गया, उसको हम बहिर्वेदी सेल्स कहते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हो? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब ये सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने सेल्स को बहिर्वेदी आग्नेय सेल्स कहते हैं। और जो अंदर, उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार, जो हमारे दक्कन का पठार है वो इसका एक एग्जाम्पल है बहिर्वेदी आग्नेय सेल्स का। इस जो हमारी जब हमारा मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार से बने सेल्स को अंतर्वेदी आग्नेय सेल्स कहते हैं। ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े और बड़े दानों के रूप में पृथ्वी के अंदर ही बड़ा आकार अपना बना लेता है। ग्रेनाइट एक ऐसा सेल है जो इसका उदाहरण है। ग्रेनाइट हम घरों में जो यूज ग्रेनाइट होता है उसको हम जमीन से निकालते हैं। वो मैग्मा ठंडा होने के बाद जम जाता है। उसके बाद वो काफी लंबे टाइम के बाद जब उसका खनन किया जाता है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में काट के तब हमारे वो घरों में आता है। वो उसका जो जब वो पाया जाता है तो वो बहुत बड़े विशाल रूप में पाया जाता है।
अब बात करते हैं हम अवसादी सेल्स की। पृथ्वी के ऊपर ये आग्नेय सेल्स जो जितनी भी प्रोसेस है नदी नालों या आदमी के द्वारा या प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधनों के द्वारा सेल हमारी टूट कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अवसाद। यही अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा किए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर हो जाते हैं और सेल की एक परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को हम अवसादी सेल कहते हैं। नाम से तो हमें पता चल रहा है कि अवसाद किसी चीज का पार्ट, और पार्ट जब एक लेयर के रूप में आ जाए तो उसको हम अवसादी सेल्स कहते हैं। उदाहरण के रूप पर बलुआ पत्थर और रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवाणुओं को जो भी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक सेल्स। मेटामॉर्फिक सेल्स वो होती हैं जो परिवर्तन से बनती है। नाम से हमें पता चल रहा है कायांतरिक। जैसे हमारा बलुआ पत्थर है वो जमीन के नीचे दब के वो एक अलग चट्टान के रूप में अपना स्वरूप बदल लेता है। जैसे वो बन जाता है स्लेट। क्या बनता है? स्लेट। उसका चट्टान का पूरा नाम बदल गया। चूना पत्थर है हमारा। चूना पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये परिवर्तित कैसे होते हैं? जमीन के ऊपर अवसाद के ऊपर अवसाद, अवसाद के ऊपर अवसाद, लेयर के ऊपर जब लेयर चढ़ दी जाती है उसके बाद जो नीचे की जो लेयर है उसके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है, उस प्रेशर के कारण चूना पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाता है? संगमरमर में। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है। ये कायांतरिक सेल्स नीचे जाते जाते फिर किसमें आग्नेय सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही हमारा मैग्मा या लावा इसको ऊपर लेके आएगा आग्नेय में, आग्नेय से फिर अवसाद में और अवसाद से फिर कायांतरिक मेटामॉर्फिक सेल्स में। तो ये सारी की सारी पूरा का पूरा एक चक्कर है जो पृथ्वी की पूरी संरचना को बनाए हुए है। आगे हमने जितना भी मतलब इसमें हमारा अभ्यास है हम उसको देखेंगे, और इसके बारे में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो फिर से हमें पूछ सकता है या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकता है। थैंक यू।